नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामलाल जांगिड, रीट 2016 से चयनित, और मेरे साथ में है विक्रम श्रीवाली, रीट 2018 से चयनित। नमस्कार। अपन रीट से रिलेटिव चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो में रीट से रिलेटिव, तैयारी से रिलेटिव चर्चा होगी। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन लगा उन्हें प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, रीट की परीक्षा है जो कि कुछ ही महीनों में या फिर कुछ एक ही दिनों में होने वाली है। अब काफ़ी विद्यार्थियों के दिमाग में अनेकों प्रश्न घूम रहे हैं कि तैयारी कैसे करें और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तैयारी की शुरुआत कैसे करें। काफ़ी सारे प्रश्न हैं, उनसे संबंधित सारी जानकारियाँ जो कि हम दोनों आपसे रूबरू होंगे और आपसे चर्चा करेंगे कि मैंने 2016 वाली भर्ती में किस प्रकार से तैयारी की थी और साथ में विक्रम जी है, इन्होंने भी किस प्रकार से 2018 वाली भर्ती में तैयारी की थी। तो पहले तो मैं विक्रम जी से यही पूछना चाहूँगा कि आपने किस प्रकार से तैयारी की, कौन सी बुक्स पढ़ी। पहला प्रश्न तो दोस्तों रीट की जो विज्ञप्ति है उससे संबंधित है कि रीट की विज्ञप्ति है वो कब जारी होगी और फिर एग्ज़ाम के बीच में टाइम कितना मिलेगा। तो मैं हमारे साथ में विक्रम जी है, इनको भी 2018 वाली भर्ती में कितना टाइम मिला था, फिर मैं बताता हूँ कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद में और एग्ज़ाम के बीच में कितना टाइम मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रीट का जो नोटिफिकेशन है वो आप सबने पेपर में पढ़ा होगा और ट्विटर अगर यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि दीपावली के आसपास हम रीट का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। दीपावली के आसपास का मतलब है कि उनकी तैयारी चालू हो चुकी है और नोटिफिकेशन के लिए जो भी कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो जो देखते हुए विभाग अपना काम करेगा और दीपावली के आसपास नवंबर में, लगभग नवंबर में मध्य में या आसपास रीट का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। अब आपको ये सोचने की या इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारा ध्यान केवल इसी चीज़ में होना चाहिए कि रीट की परीक्षा निश्चित रूप से होनी है और फरवरी में होनी है और इसी को लेकर हमको तैयारी करनी है। नोटिफिकेशन आना नहीं आना वो गवर्नमेंट का काम है, वो जारी करेगी क्योंकि उनको स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति करनी है। इसलिए आज जो हमारी चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा है कि रीट की तैयारी कैसे करें। अगर आपको सही दिशा नहीं मिल रही है तैयारी करने में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि हमने भी रीट प्रथम प्रयास में रीट को क्रैक किया है और हमारा अनुभव ये कहता है कि यदि आप रेगुलर बेसिस पे और एक योजनाबद्ध तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो रीट में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको। और इसके जो सबूत है वो हम स्वयं आपके सामने दोनों बैठे हैं। जैसा कि सर ने कहा कि हमें कितना समय मिलेगा रीट के नोटिफिकेशन आने के बाद में, देखिए समय को तो आप भूल जाइए, अभी अपने पास में दिनों को भी आप भूल जाइए, कुछ एक घंटे बचे हैं। आप घंटों के हिसाब से देख करके आपको तैयारी करनी है, क्योंकि कई प्रतिभागियों ने तैयारी 1 साल से कर रहे हैं, क्योंकि ये रीट जो भर्ती अभी आने वाली है 31,000 पदों के लिए, इसका एग्ज़ाम पहले कब का तय हो चुका था कि हम अगस्त में करवा देंगे, हम मार्च में करवा देंगे। तो इस प्रकार से तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो कब से तैयारी कर रहे हैं इसकी। और यदि आप तैयारी करने के लिए बिल्कुल नए हैं तो आज से क्या अभी से अपनी तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। दिनों को भूल जाइए, घंटों को याद रखिए और अपना निश्चित शेड्यूल बना करके उसकी तैयारी आपको करनी है। एक और क्वेश्चन है कि काफ़ी विद्यार्थी, सेकेंड लेवल के विद्यार्थी, पिछले वीडियो पर भी कमेंट किया था कि ये वेटेज वाला कम होगा कि नहीं होगा। और दोस्तों, जहाँ तक सूचना मिली है और शिक्षा मंत्री जी के जो बयान जारी हो रहे हैं उसके अनुसार अपन कह सकते हैं कि जो रीट का वेटेज है वो कम करने की तैयारी में है, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो पहले के विद्यार्थी हैं, उनके जो ग्रेजुएशन है, बीएड में है, उनके परसेंटेज कम हैं, जिनकी वजह से उन विद्यार्थियों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और जो नए विद्यार्थी हैं किसी अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय से जिन्होंने कोर्स किए हैं तो उनके परसेंटेज उच्च हैं, जिनकी वजह से भी काफ़ी विद्यार्थी है वो रीट में अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं लेकिन बाहर हो जाते हैं। तो ये भी कारण है और इन पे भी संशोधन चल रहा है, एक प्रक्रिया चालू है। रीट की विज्ञप्ति के बारे में बताया सर ने कि 2018 में कितना क्या समय मिला। मैं भी 2016 वाली बात ही बता देता हूँ आपको। जैसे ही विज्ञप्ति जारी हुई उसके बाद में 2-3 महीने का समय मिला था और जो 2-3 महीने का समय है वो आपके लिए और तैयारी करने वाले प्रतिभागी के लिए बहुत ही कम है। यदि आपने अभी तैयारी प्रारंभ नहीं की है तो अभी से कर लीजिएगा और पहले से करते आ रहे हैं तो आप बार बार रिवीजन कीजिए। अगला प्रश्न मैं लूँगा कि तैयारी प्रारंभ कहाँ से करें। बहुत सारे विद्यार्थी यही प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारे सामने किताबें बहुत हैं, सिलेबस ज़्यादा लग रहा है हमें, तैयारी की शुभारंभ है या फिर प्रारंभ कहाँ से करें। तो मैं विक्रम जी से यही पूछूंगा कि एक नया विद्यार्थी जिनकी कंपटीशन लेवल के या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में किसी प्रकार का अनुभव नहीं है,
तो वो तैयारी कैसे प्रारंभ करेगा और किस प्रकार के दिमाग में प्रश्न उठेंगे उनके, तो इनसे संबंधित थोड़ी जानकारी है विक्रम जी देंगे, उसके बाद में मैं बताऊंगा मेरा अनुभव। तैयारी किस प्रकार शुरू की जाए। देखिए, मनोविज्ञान का ये नियम है और आपने बीएसटीसी में और बीएड में ये पढ़ा होगा कि हमें जब भी कुछ सीखना है तो हमें हमेशा शुरुआत सरल से करनी चाहिए और कठिन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो यही इसमें भी हमें इसी रूल को फॉलो करना है कि सबसे पहले जो रीट है उसके अंदर 5 भाग होते हैं, मनोविज्ञान, 2 भाषाएं, पर्यावरण और गणित। मैं फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको जो सबसे सरल लगता है, जनरली सभी लोगों को सरल लगती होगी पर्यावरण और हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश, जो भी आप विषय लेते हैं। तो सबसे पहले अपने जो ये 90 नंबर हैं इन 3 विषयों के, इनके ऊपर अपनी पूरी कमांड बनाइए, इनको पढ़िए। जब ये 90 नंबर आपके क्लियर हो जाएं, उसके बाद में थोड़ा कठिन हो जाता है मनोविज्ञान और गणित, तो इनको फिर देखिए। यानी 90 नंबर अपने पूर्ण रूप से करने के बाद में गणित और मनोविज्ञान को अपन को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। दूसरी बात, अब कुछ व्यक्तियों के मन में ये आता है, अभ्यर्थियों के मन में ये आता है कि इस लैंग्वेज कौन सी चयन करें। हमने इससे संबंधित पहले भी एक वीडियो बनाया है, विस्तृत उसके अंदर परिचर्चा की है, मैंने स्वयं वीडियो बनाया है और यूट्यूब में आपको इसी चैनल पर यूट्यूब में मिल जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज़ करते हैं। आपको 2 लैंग्वेज चयन करनी है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में से चयन करनी है। अब आपको जो लगता है कि मैं संस्कृत अच्छे से ले सकता हूँ या इंग्लिश अच्छे से ले सकता हूँ, उनमें से कोई भी एक, मतलब 2 लेनी है, तो उनमें से आपको चयन ये करनी है और सरल से कठिन प्रवृत्ति की ओर बढ़ना है। और दूसरी बात है कि इनमें किन किन बुक्स को पढ़ा जाए। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, मैंने एक बार वीडियो में भी बताया था और आज दोबारा अगर जो व्यक्ति नए वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि हमें हमेशा ऑथेंटिक किताबों को ही पढ़ना है, एरी गैरी किताबों को नहीं पढ़ना है, ऑथेंटिक किताबों को पढ़ना है। और जो प्रीवियस रीड के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको आप एक बार देखिए, उनको टटोलिए और ये देखिए कि ये जो सवाल आ रहे हैं वो किस प्रवृत्ति के आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। उनमें एग्जामिनर जो है, वो बोर्ड जो है, वो हमसे क्या चाहता है, हमें कैसा शिक्षक बनाना चाहता है, इसकी प्रवृत्ति को समझिए आप और समझने के बाद में अपनी तैयारी शुरू करिए। कुछ एक किताबें हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, पीडी पाठक है और मार्केट की कोई भी अच्छी सी गाइड आती है वो देखिए, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं कि उसके अनर्गल बातें कर रखी हो और अपने सिलेबस से रिलेटेड नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक आधी अच्छी गाइड है, जो मैंने पढ़ी थी वो मैं बताऊँ तो मैंने लक्ष्य पढ़ी थी, सिखवाल पढ़ी थी, ये गाइड मनोविज्ञान के लिए पढ़ी थी। उसके अलावा गणित के लिए एनसीईआरटी है, आरबीएससी की किताबें हैं और उसमें जो सिलेबस से संबंधित जो भी पॉइंट्स दिए हैं, जो हमारा सिलेबस है, उन टॉपिक्स को क्लियर करना है। और हिंदी और संस्कृत के लिए भी अच्छी व्याकरण की किताब बोर्ड की ही चल रही है अभी अपने, उसको पढ़ना है। गणित के लिए भी पढ़ना है और पर्यावरण के लिए भी जो आरबीएससी की किताबें चलती है 10वीं तक, उनको आपको निश्चित रूप से पढ़ना है और गाइड के अंदर आप जो पढ़ोगे इतना आपको पर्याप्त है। फर्स्ट लेवल के लिए यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट लेवल में कंपटीशन के हिसाब से देखें तो जनरल नॉलेज जीके वो इस बार इसमें सम्मिलित नहीं है। पहले चर्चा चल रही थी कि क्या पता इसमें जीके शामिल कर दिया जाएगा तो क्या होगा, जो नए नए अभ्यर्थी हैं, जो जिनको जीके से कोई लेना देना नहीं होता है, जो 12वीं और एसटीसी करके तुरंत आता है, तो उनके लिए भी मैं आसान्वित करना चाहूँ कि जो एनसीईटी ने जो सिलेबस जारी किया है रीट का, उसके अंदर जीके है ही नहीं। और यदि बोर्ड जीके दे भी देता है तो भी सिलेबस से बाहर कुछ नहीं देगा। जो आपका सिलेबस रीड का निर्धारित है उस सिलेबस को ही पढ़ना है, उसी में से जीके का कोई प्रश्न बनता होगा तो वो प्रश्न आ जाएगा और वो आप पढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कोई सवाल दे दे जो हाई लेवल कंपटीशन का है, रीड में आ गया जनरल नॉलेज का करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये मैंने संक्षिप्त में बताया कि तैयारी कैसे करनी है और किन किन बुक्स को पढ़ना है। और भी ज़्यादा मैंने चर्चा कर रखी है एक और वीडियो में, वो आप देखिएगा। एक और प्रश्न विद्यार्थियों के दिमाग में रहता है कोचिंग से रिलेटिव। इससे पहले मैं भी आपको बता दूं कि तैयारी कैसे प्रारंभ करनी है, मेरा अनुभव आपके साथ में साझा कर दूं। देखिए दोस्तों, मैंने तैयारी की थी उस समय 2016 वाली पहली भर्ती थी। 11-12 में 2 टेट हुए थे और उनका पेपर है जो कि बहुत ही ईजी आया था, वो क्योंकि पात्रता के हिसाब से आया था। उसके बाद में ये 16 वाला पेपर है वो थोड़ा कठिन आया था, लेकिन विद्यार्थी कहते हैं कि 18 वाला पेपर कठिन आया था। लेकिन तैयारी हमने की थी तो हमें पता है कि हमने तैयारी है वो 11 और 12 के पेपर के अनुसार की थी और 11 और 12 पेपर के तुलना में जो 16 वाला पेपर है वो भी बहुत कठिन आया था क्योंकि हमने दिया था उसमें। दोस्तों मुख्य बात जो नए विद्यार्थी हैं कि तैयारी प्रारंभ कहाँ से करें, शुरुआत में क्या पढ़े, ये सभी विद्यार्थियों के दिमाग में प्रश्न रहता है और मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न रहा था कि प्रारंभ कहाँ से करें। तो देखिए दोस्तों, आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो वेबसाइट है उस पर रीट का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। सिलेबस को निकालिए और सिलेबस को याद कीजिए। जो मुख्य बात ये है, सिलेबस को याद कीजिए। सिलेबस के जो टॉपिक आपको याद हो जाएंगे
तो फिर काफ़ी सारे आपके प्रश्न हैं दिमाग में, वो अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये जो भ्रांतियाँ हैं, वो भ्रांतियाँ वो अपने आप डिलीट हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस में जो जानकारी है, जो टॉपिक है, वो यदि आपके कंप्लीट हो गए तो फिर आप जो भी किताब में जो भी बुक्स पढ़ोगे, जो भी टॉपिक पढ़ोगे, तो अपने आप ही आपके दिमाग में लग जाएगा ये अपने सिलेबस में है या नहीं है। तो सिलेबस को आप तैयार कीजिए, और सिलेबस के बाद में जो सरल आपके, मान लिया हिंदी सरल है तो हिंदी पढ़िए। सेकंड लेवल में मान लिया कि जीके आपके अच्छे हैं तो जीके को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। यदि सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है और वो आपके लिए सरल है तो उन्हें पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में कठिन सब्जेक्ट है उसको थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन साथ साथ में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन सरल है उनको 2-3 दिनों में, जितना भी आपको कम समय में आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो इतने समय में कंप्लीट करके आप उन्हें रख दीजिए और उसके बाद में आगे बढ़िए। तो इससे क्या होगा कि अपना खुद का जो प्रोत्साहन है, पुनर्बलन है, वो मिलेगा कि मेरे एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गया, तो खुद को मतलब आप संतुष्टि प्रदान करवाओगे। और ये अपने तैयारी से रिलेटिव जो पहले नए सिरे से तैयारी करें उनके संबंध में है। अब एक और प्रश्न रहता है कि सर, विद्यार्थी पूछते भी हैं कि कोचिंग का क्या रोल है, तैयारी में कोचिंग का क्या रोल है। और कोचिंग का रोल भी यही है कि काफ़ी कोचिंगें हैं वो विद्यार्थियों को इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर भ्रमित करती हैं। 10-10, 15-15 बुकलेटें हैं जो कि आपको उपलब्ध करवा देती हैं, और फिर बुकलेटें पढ़ते हैं और उनमें से कितना एग्ज़ाम में आता है और कितना बाहर से आता है। और विद्यार्थी आजकल एक मतलब भेड़ चाल बनी हुई है कि कोचिंग, उसने कोचिंग की तो मुझे भी करनी है। लेकिन अब क्या है कि लॉकडाउन की वजह से कोचिंग है तो सब बंद है, तो विद्यार्थी ने एक और जुगाड़ लगा लिया, ऑनलाइन चैनल है या फिर ये जो ऐप है उनके माध्यम से कोर्स खरीद रहे हैं। तो वो कितना फ़ायदेमंद है विद्यार्थियों के लिए और कोचिंग का क्या रोल है, मैं विक्रम जी से ही चर्चा करूंगा कि विक्रम जी ने कोचिंग की है या नहीं की है, कैसे तैयारी की थी बिना कोचिंग, किस प्रकार से चयन हुआ था, और कोचिंग नहीं करने वालों के दिमाग में कैसे प्रश्न उठते हैं कोचिंग करने वालों के संबंध में, उन सभी पर विक्रम जी बातचीत करेंगे। और उसके बाद में मैं भी आपसे रूबरू होऊंगा कि कोचिंग का क्या रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न उठाने के लिए। सबसे पहले ये सवाल वाजिब है कि हमें कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए रीट को लेकर के। तो देखिए, कोचिंग करने का सवाल तब आता है जब हमने एक लंबे अरसे से पढ़ाई करना छोड़ दिया है और हम पढ़ाई के टच में नहीं है, तब हमें ये महसूस होता है कि एक रेगुलर हमारा जो प्रोग्राम होता है पढ़ने का, वो बनाने के लिए, वो आदत डालने के लिए कोचिंग करनी चाहिए। लेकिन जो विद्यार्थी रेगुलर बेस पे पढ़ते आ रहे हैं आज से 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोचिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं स्वयं के आधार पर ये बात बताता हूँ आपको कि मैंने 12वीं करने के बाद सीधी रेगुलर में एसटीसी की, और एसटीसी करने के बाद में तुरंत भर्ती आ गई थी, तो मैं रेगुलर पढ़ाई से टच में रहा था। अब यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है कि भाई उन्होंने एसटीसी तो कर दी थी 2015 में या 13 में कर दी, उसके बाद में वो कोई और काम में लग गए, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे थे, कोई अपने फैमिली बिजनेस में लग गए या किसी अन्य काम में लग गए, तो उनका एक तरीके से पढ़ाई से वो मतलब दूर हो चुके हैं। तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि कोचिंग जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कोचिंग कर ली और कोचिंग करने के बाद में आपका नंबर आ जाएगा, नहीं। सबसे पहले है कि कोचिंग करने के बाद में आपका एक वो रेगुलर वो बन जाएगा प्रोग्राम कि भाई मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ये हमारी टाइमिंग है, इतना पढ़ना है, ये सिलेबस है, मतलब पढ़ने की एक आदत विकसित हो जाएगी। उसके बाद में आपको स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि सक्सेस की गारंटी केवल स्वाध्याय से मिलती है, कोचिंग करने से नहीं मिलती। कोई भी कोचिंग संस्थान आपको नहीं कहेगा कि हमारे पास कोचिंग कर लो और आपकी 100% रीट के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। कोई भी कोचिंग संस्थान मार्केट के अंदर ऐसी गारंटी नहीं देता है। आपको क्लियर हो गया? यदि आप रेगुलर बेस पे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की आवश्यकता है। और यदि आपने 5 साल से पढ़े ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है सिलेबस क्या है, और आपने रेगुलर पढ़ाई की ही नहीं है, छोड़ दी एक तरीके से किताबें, और अब आप चाहते हैं कि रीट की 31,000 की भर्ती आई है और मुझे तैयारी करनी है, तो मैं समझता हूँ यदि आप लेना चाहें तो एक बार कोचिंग ले सकते हैं। अब दूसरी बात, कोचिंग अब वो तो कोरोना के कारण चला गया कि क्लासरूम में जाएंगे, कमरा किराया लेंगे और वहाँ जाके हम पढ़ेंगे, टीचर पढ़ाएगा, ये अब संभव नहीं है। अभी देखते हुए हाल के जो माहौल है उनको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है। और विभिन्न संस्थानों ने अपने ऐप डेवलप कर लिए हैं और ऐप के माध्यम से वीडियो अपलोड कर देते हैं और उसी के माध्यम से पढ़ाते हैं। अब वो आपकी सुविधा के अनुसार है कि आप क्या करते हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है। देखिए, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी होता है, कोचिंग वाले क्या करते हैं, जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल होता है वो आपको पढ़ाते हैं, उसके नोट्स देते हैं। अब पढ़ना आपको है, और स्वाध्याय में भी वही है, पढ़ना आपको है। कुल मिलाकर के सारी की सारी जो धुरी है वो आप ही हैं। अगर यदि आप पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो आपका नंबर आ जाएगा, अन्यथा न
कोचिंग जाओगे या नहीं जाओगे इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कोचिंग जाने से गाइडेंस जरूर मिलता है, उनके पास अनुभव होता है टीचर्स के पास में पढ़ाने का, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है, ये बात तो सही है। लेकिन अभी समय बहुत कम रहा है। यदि आपको कोचिंग के बारे में सोचना था तो बहुत पहले सोचना था, क्योंकि कोचिंग करने के बाद में हमें कम से कम 3 से 4 महीने सेल्फ स्टडी को चाहिए। मुझे पता है रामलाल जी ने भी कोचिंग की थी, मैंने तो कोचिंग नहीं की, लेकिन रामलाल जी ने कोचिंग की थी। उन्होंने कोचिंग की थी भर्ती आने की कम से कम 1 साल पहले, और उस 1 साल के बाद में इन्होंने लगातार 6 महीने तक सेल्फ स्टडी की है। ऐसा नहीं है कि भाई भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया और 2 महीने रहे हैं और 2 महीने रहे हैं और तब जाके आप कोचिंग करोगे। तो कोचिंग करने में क्या होगा, वो 8-8 घंटे आपको रट्टा मरवाएंगे और अपना सिलेबस पूरा कर देंगे। और जैसे एग्जाम होने वाले हैं, मान लो फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं और फरवरी में, जनवरी एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको फ्री कर देंगे, फिर आपके पास में सेल्फ स्टडी का समय कहाँ रहा? सोचने वाली बात है या नहीं? आपके पास सेल्फ स्टडी का तो समय रहा ही नहीं, आपके पास रिवीजन का तो समय रहा ही नहीं, फिर आप क्या करोगे? तो रिसेंटली टाइम में मुझे ये लगता है कि कोचिंग अभी आपको, अगर आपने मन बनाया है कोचिंग करने का तो टाल दीजिए, और यदि आपके पास लेना ही चाहते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए, और लेने के बाद में कम से कम देखिए उसको और अपना सेल्फ स्टडी का प्रोग्राम बनाइए। देखिए, मैंने भी कोचिंग ली थी, लेकिन जो टाइमिंग है कोचिंग का वो मेरा टाइमिंग अलग था। अलग कैसे? देखिए, 3 महीने की अपने जैसे ही विज्ञप्ति निकली उसके बाद में एग्ज़ाम के लिए 3 महीने दिया था गवर्नमेंट ने, और विज्ञप्ति से 3 महीने पहले यानी कि एग्ज़ाम से 6 माह पहले मेरी कोचिंग है वो कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद में 6 महीने मैंने सेल्फ स्टडी की थी। और मुझे केवल कोचिंग से इतना ही फ़ायदा हुआ, हालांकि होता है बहुत कुछ फ़ायदा होता है, कंपटीशन का पता चलता है, वहाँ गुरुजन है जो कि अच्छे अनुभवी होते हैं, प्रश्न कहाँ से उठता है, कैसे पेपर बनता है, काफ़ी सारा ज्ञान मिलता है वहाँ से। और फाइनली ये अपने को लग जाता है कि सिलेबस क्या है और कहाँ से प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, ये कोचिंग से फ़ायदा होता है। और कोचिंग का फ़ायदे हैं तो भी नुकसान भी है इनके साथ साथ में। विक्रम जी ने बताया कि जैसे ही आप अभी कोचिंग का मन बना रहे हैं, यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो गया या होने वाला है, 2-3 महीने बाद में एग्ज़ाम है और कोचिंग का मन बनाया है, तो ये बात गलत है। ये मैं भी कहूँगा कि यदि आपने जस्ट एग्ज़ाम नज़दीक है और आपने कोचिंग का मन बनाया तो गलत बात है, क्योंकि केवल आप कोचिंग तक ही रह जाओगे और सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। कोचिंग करने के बाद में यदि आपके पास में 3, 4 या 5 महीने का समय है तो ही आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करने के बाद में इतना समय मिले। ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोचिंग भी की थी और अच्छे प्रदर्शन भी किया है हाथों हाथ, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि 4-5 महीने का सेल्फ स्टडी का यदि समय है कोचिंग के बाद में तो अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। इसके बाद ऑनलाइन ऐप का या फिर ऐप के माध्यम से कोर्स लॉन्च हो रहे हैं कम पैसे में, फलाना ऑफ़र, उसके माध्यम से ये वो, ये आप पर निर्भर है। यदि आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप उन्हें पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रश्न उन्हीं में से आएंगे। मैंने भी कोचिंग की थी, तो उनमें से केवल कोचिंग से केवल अपने को गाइडेंस मिलता है, तैयारी कैसे करनी है और आगे कैसे बढ़ना है। रूटीन है वो उससे सेट हो जाता है। लेकिन प्रश्न जो पूछे गए थे उनमें से शायद तक कि 150 में से 20-30 प्रश्न पड़े होंगे, बाकी सब जो प्रश्न हैं वो रिलेटिव तो थे, लेकिन जो क्लास नोट्स में से आपको साहित्य तक के मिलेंगे। तो यदि आप कोचिंग करके और क्लास के नोट्स है या फिर किसी अन्य कोचिंग के नोट्स फोटोकॉपी करवा के, मुझे ज़्यादातर विद्यार्थी यही पूछते हैं कि सर साइको के नोट्स भेज दो, हिंदी के नोट्स भेज दो, एसएस के नोट्स भेज दो। काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर कमेंट नोट्स वाले आएंगे। तो ये नोट्स के चक्कर में आप मत पढ़ना, किसी दूसरे संस्थान के भी नोट्स आपके खरीद करके ला रहे हो तो ये आपको नुकसान दे सकता है। आप कोई ऑथेंटिक बुक्स खरीदिए और ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, उन्हें बार बार पढ़िए, तब जा कर के आप सफल होंगे। तो ये तो थी अपने कोचिंग से रिलेटिव चर्चा। अब दोस्तों एक बात और कहूँगा कि ऐसे ही वीडियो हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में आपके सवाल लिख दीजिए, जो भी सवाल है जैसे भी है। आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है कि तैयारी करते समय बहुत सारे दिमाग में प्रश्न आएंगे, बहुत सारे प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तैयारी कैसे करें, तैयारी नहीं होती है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बहुत सारे प्रश्न आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचेंगे, आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। अब अगला प्रश्न यह रहता है कि रीट में जो लैंग्वेज वाला मैटर है, लैंग्वेज प्रथम और लैंग्वेज द्वितीय, इनमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने यही पूछा था कि लैंग्वेज प्रथम तो हमारी ठीक है, ज़्यादातर विद्यार्थियों के 99% कह सकते हैं कि लैंग्वेज प्रथम के रूप में विद्यार्थी है वो हिंदी का चयन करते हैं, और सेकेंड लैंग्वेज में विद्यार्थी कन्फ्यूज है। ज़्यादातर, सभी नहीं, ज़्यादातर विद्यार्थी सेकेंड लैंग्वेज में कन्फ्यूज है। अब कन्फ्यूज युद्ध की स्थिति यह हो गई है कि हिंदी, माफ़ी चाहूँगा, संस्कृत का चयन करें या फिर इंग्लिश का। अब ज़्यादातर विद्यार्थी यह कहते हैं कि इंग्लिश हमारे कमज़ोर है, संस्कृत हमने 10वीं तक पढ़ी है,
दोनों का लेवल बराबर है। अब लैंग्वेज तो आपको दो चयन करनी पड़ेगी, कैसे चयन करें और किस लैंग्वेज में अच्छा प्रदर्शन है। ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं भी ऐसी स्थिति में ही था जब तैयारी कर रहा था, फर्स्ट बार लैंग्वेज चयन की बात आई तो संस्कृत मेरे भी 10वीं तक रही थी और इंग्लिश मेरी कमज़ोर थी। तो फाइनली मैंने वो संस्कृत का चयन किया था और संस्कृत में मैंने आपको पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया कि 30 में से 28 अंक है और हिंदी में भी अच्छे अंक है, 30 में से 28-29 अंक है। तो मैंने 10वीं तक पढ़ी थी और फिर हमें पता है कि इंग्लिश लेंगे तो भी तैयारी तो करनी पड़ेगी और संस्कृत लेंगे तो भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो संस्कृत में किस प्रकार से अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो हमारे साथ में विक्रम जी है, इन्होंने 2018 में क्रैक किया एग्ज़ाम और मैंने 2016 वाली भर्ती वाला एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो पहले विक्रम जी से जानेंगे कि इनका भी संस्कृत रहा है सेकंड लैंग्वेज, और फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज कितना हार्ड आता है इसके बारे में भी बताएंगे, और क्या पढ़ना है संस्कृत के बारे में उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, ये सवाल अक्सर अभ्यर्थियों के मन में रहता है कि लैंग्वेज में हम फर्स्ट में तो चलो हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हिंदी पृष्ठभूमि से हैं, और द्वितीय में हम लोग ये सोचते हैं कि हमने संस्कृत तो 10वीं के बाद पढ़ी नहीं, अब लेंगे तो कैसे लेंगे, और इंग्लिश ले ली तो इंग्लिश में हम कमज़ोर है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो विद्यार्थी संस्कृत और इंग्लिश दोनों में ही कमज़ोर है। तो देखिए, संस्कृत लेने के क्या फ़ायदे हैं और इंग्लिश लेने के क्या फ़ायदे हैं, इन दोनों के बारे में आपसे बात करूंगा। कि देखिए, पहली बात है संस्कृत लेने के फ़ायदे। संस्कृत में देखिए, हिंदी और संस्कृत इन दोनों का जो व्याकरण खंड है वो दोनों का बराबर है, मतलब ज़्यादा अंतर इन दोनों में नहीं है। इनकी व्याकरण लगभग सेम आती है, और अंतर है तो केवल जैसे कोई विभक्तियां हैं, कोई धातु रूप हैं, इनके अंदर फ़र्क पड़ता है, इसके अलावा फ़र्क पड़ता नहीं है। और एक छंद का चैप्टर आता है संस्कृत में, क्योंकि जो सेकेंड लैंग्वेज लेते हैं उनमें छंद पूछे जाते हैं। बस इनको छोड़ करके संधि, समास वगैरह वगैरह जो भी इसमें टॉपिक्स हैं सिलेबस में आप देखेंगे, ये सब समान है, हिंदी के भी समान है और संस्कृत के भी समान है। यानी यदि आप हिंदी 70% पढ़ लेते हैं या 70% संस्कृत पढ़ लेते हैं तो इन दोनों की तैयारी आपके एक साथ हो जाती है। और शिक्षण विधियों का जो खंड है वो भी दोनों का लगभग समान है, कुछ एक शिक्षण विधियों को छोड़ दें तो संस्कृत और हिंदी दोनों की शिक्षण विधियां भी बराबर है। तो संस्कृत और हिंदी इनका यदि आप कॉम्बिनेशन बनाते हो फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में, तो मैं समझता हूं जो एवरेज बालक हैं, जो मतलब इंग्लिश जिनको नहीं आती है और संस्कृत भी जिनको नहीं आती है, उनके लिए बेस्ट रहेगा। अब दूसरी बात है इंग्लिश के लिए। अब जो विद्यार्थी ये मन बना रहे हैं कि भाई इंग्लिश ले लें तो हमें तो संस्कृत बिल्कुल ही नहीं आती है, उसका जो भी ये विभक्तियाँ होती है ये होती है, हमारा तो दिमाग इससे ख़राब हो जाता है, तो उनके लिए है कि आप इंग्लिश लीजिए। इंग्लिश के अंदर क्या है कि जो भी शिक्षण विधियाँ होती हैं वो लगभग कॉमन है, ज़्यादा उनमें से बाहर आउट ऑफ सिलेबस सवाल आते नहीं है, मतलब ये इंग्लिश के अंदर। और इंग्लिश भी जिन अभ्यर्थियों ने ली है उनके नंबर अच्छे आए हैं, इंग्लिश में भी बढ़िया नंबर आते हैं, अच्छी मार्किंग होती है, संस्कृत में भी अच्छी मार्किंग होती है। बस सवाल यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर मार्केट में जो भी अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, कोचिंगों के नोट्स हैं, और पिछली बार भी देखा गया है कि जो कोचिंग्स के नोट्स थे, जो भी कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, उन्हीं में से इंग्लिश में सवाल आए थे, और शिक्षण विधियाँ भी उन्हीं में से आई थी। और जो व्याकरण खंड आता है इंग्लिश का, वो 10वीं की जो किताब आती है उसमें से ही आता है, ये भी हमने देखने को मिला है। और पिछली बार जो इंग्लिश के अंदर गद्यांश आए थे 2, वो तो हमारी 5वीं तक की किताबें चलती है, 4थी और 5वीं, उनमें से 2 गद्यांश आए थे। यानी इंग्लिश भी बहुत सरल आती है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है तो हमने ले ली है या हम लेने वाले हैं तो कोई पहाड़ टूट जाएगा, हम तो रह जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश भी आप ले सकते हो। आप देखें तो कक्षा जो RBSC की कक्षा 4 है और कक्षा 5 के अंदर जो किताबें चलती है इंग्लिश की, उन इंग्लिश के जो किताबें उन्हीं 2 गद्यांशों में से, उन्हीं पाठों के 2 गद्यांश आए थे इंग्लिश के अंदर, और उन्हीं से रिलेटेड उसमें सवाल थे व्याकरण के। और व्याकरण भी जो आती है वो 10वीं तक की जो इंग्लिश की व्याकरण है वही आती है। यदि आपने 10वीं तक अच्छी इंग्लिश के अंदर आपकी अच्छी पकड़ है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी पकड़ है या नहीं, वो आप, क्योंकि आप खुद के बारे में आप स्वयं अच्छा जानते होंगे हमारी बजाय। तो यदि ये तो आप इंग्लिश लीजिए, और यदि आपको ये लगता है कि नहीं मेरी संस्कृत अच्छी है और मैं संस्कृत में अच्छा कर लूँगा, तो आप संस्कृत लीजिए। बाकी तो आपको सिलेबस पता ही है, सर ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर सिलेबस पड़ा है, वो सिलेबस ले लीजिए। सिलेबस में देखिए कोई चेंज नहीं है, मैं ये बता दूं, क्योंकि NCTE ने जो भी टेट का सिलेबस निर्धारित कर दिया है उसमें राज्य सरकार कोई संशोधन नहीं कर सकती है, कर ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार से वो सिलेबस ही चलेगा आपका, और वो निकालिए और पढ़िए। तो सर ने काफ़ी चर्चा कर ली आपने सेकेंड लैंग्वेज के बारे में। हालांकि जो प्रथम लैंग्वेज है, कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि प्रथम लैंग्वेज में हम संस्कृत ले लें और सेकंड में हिंदी ले लें, तो इसमें कठिन कौन सी रहेंगी। तो जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसका लेवल है थोड़ा उच्च रहता है, बाकी सारी जो 2-3 टॉपिक हैं उनको छोड़ करके बाकी टॉपिक है फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में सेम रहते हैं। और मैंने भी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चॉइस की थी, क्योंकि मेरी
दोनों स्थिति में बराबरी थी, इंग्लिश और संस्कृत। तो फिर मैंने फाइनली विचार किया कि मैं संस्कृत ही लूँगा। संस्कृत में विद्यार्थी कहते हैं कि ऊपर से ही जा रही है। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि ये तो हमारे समझ में भी नहीं आई। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहली तो बात यह है कि आप कक्षा 6 से 8 तक जो बुक्स चल रही है उनको आप पढ़िए, एक बार पढ़िए, बार बार आप पाठ को पढ़िए, तब जाकर के आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप 6ठी क्लास में या फिर 7वीं क्लास में अपन छोटे बच्चों को कैसे संस्कृत का प्रारंभ करवाते हैं, शब्द रूप है, धातु रूप है, वो अपने वैसे ही एग्ज़ाम में आने वाला है, तो उन्हें आप याद कीजिए, पढ़िए, समझिए, तब जाकर के आपके आगे जाकर के आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। साइको की तैयारी कैसे करें, अभ्यास टेस्ट सीरीज ऑनलाइन अपन ज्वाइन करें कि नहीं करें, टेस्ट सीरीज़ का रीट की तैयारी में क्या योगदान है, उसके बारे में विक्रम जी को बताएंगे और फिर मैं बताऊंगा टेस्ट सीरीज क्या योगदान है रीट की तैयारी में और कितना क्या फ़ायदा होता है। तो विक्रम जी से जानिए पहले। आपने अपनी हिंदी की किताब में ये दोहा जरूर पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाहत ते पाहन पर भी प्रत निशान। यानी अभ्यास जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आपने किसी भी चीज़ में अभ्यास नहीं किया है तो आप भूलते जाओगे और आप उसके अंदर नवाचार, नवीनता नहीं कर सकते। यदि आपने पूरे सिलेबस को, ये नियम पूरे सिलेबस पर लागू होता है, सभी खंडों पर लागू होता है। आपने जो भी विषय पढ़ा है, जो भी टॉपिक क्लियर किया है, उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक बार कंप्लीट कर दिया है, अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा चला जाऊँगा एग्जाम देने और मैं क्लियर हो जाऊँगा, तो मेरा ये दावे से कहना है कि आप एग्जाम सेंटर में पहुँचने के बाद में आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो आप प्रश्न गलत करके आओगे। ऐसा होता है, अक्सर अभ्यर्थियों के साथ होता है। जो हमारे साथ तैयारी करने वाले बंधु थे उनके साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये भी इसका उत्तर तो मिलता जुलता है, ये भी उसका उत्तर तो मिलता जुलता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उस चीज़ को बार बार नहीं पढ़ा है, हम उसको लेकर कंफर्म नहीं है कि ये उत्तर है, ये उत्तर। जब ये कंफर्मेशन कब आएगी, हम निश्चित रूप से कब कह सकेंगे कि इसका उत्तर यही सही है? ये तब होगा जब हम बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे, यानी कि अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस टेस्ट देने होंगे। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है वो लीजिए, और कोई भी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मिल जाए, प्रिंट आउट में मिल जाए, उसको लीजिए, वो करिए। यदि आप में उनमें अगर आप अपने सवाल गलत कर रहे हैं तो उस टॉपिक को दोबारा देखिए, फिर दोबारा करिए। तो इस तरह से करते 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 आप जो है वो आपकी उस विषय पर, उस टॉपिक पर कमांड अच्छी बैठ जाएगी और कर पाओगे आप। दूसरी बात, सबसे कठिन तैयारी के लिए आपको ये हमें सुनने को मिलता है कि मनोविज्ञान की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसके अंदर एक बुक तो पढ़ें तो वो तो पर्याप्त ही नहीं है, क्योंकि उसमें से सवाल आते ही नहीं है। दूसरी पढ़ें तो वो भी पर्याप्त नहीं है, आते ही नहीं है। तो मेरा निवेदन यही है आपसे कि कोई भी अच्छी किताब लीजिए आप। जैसे ऑथेंटिक किताब अभी चल रही है पीडी पाठक की, राजस्थान विश्वविद्यालय के बहुत बड़े लेखक हैं पीडी पाठक, उनमें भी वही पढ़ाई जाती है राजस्थान विश्वविद्यालय में भी मनोविज्ञान के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि पूरी पीडी पाठक आपको पढ़नी है, आप कहोगे ये तो बहुत बड़ी किताब होती है, ये तो कैसे पढ़ें। मतलब उसके अंदर जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं अपने सिलेबस में, उन टॉपिक्स को देखना है और देखने के बाद में कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद में मनोविज्ञान चलती है एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की, उसको पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद में एक अच्छी सी गाइड पढ़िए और बार बार पढ़िए, फिर आप टेस्ट सीरीज दीजिए। तो ऐसा यदि आप करोगे तो मैं समझता हूँ आप 30 में से 25, 28, 25, 28, 30 भी ला सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं ला सकते, 25, 28, 30 नंबर आप आराम से ले आओगे, क्योंकि मनोविज्ञान में इतने कठिन सवाल नहीं आते हैं। क्योंकि 10-15 सवाल तो बहुत ईजी गोइंग आते हैं और पीछे के 15 सवाल आते हैं, इसमें आपको विशेष तैयारी की जरूरत होती है। और विशेष तैयारी किस प्रकार से करनी है वो हमने चर्चा की है आपसे, कि ये जो किताबें बताइए इनको पढ़िए, बार बार पढ़िए और टेस्ट सीरीज दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप मनोविज्ञान को करेक्ट कर पाओगे। और दूसरी बात ये, ठीक है सर, टेस्ट सीरीज़ के बारे में था। तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में सर ने बताया कि जितना ज़्यादा अपना अभ्यास होगा उतना ही ज़्यादा अपन है जो प्रदर्शन कर पाएंगे। अब वो कुछ विद्यार्थी ये पूछेंगे सर टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लें, तो आपको दोस्तों प्राइवेट वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च करोगे तो वहाँ खूब सारी टेस्ट सीरीज दे रखी है। लेकिन वहाँ ये है कि वहाँ काफ़ी सारे प्रश्नों में गलतियाँ मिलेगी। आप मार्केट में जाकर के टेस्ट सीरीजें जो निजी प्रकाशन की, जितने भी प्रकाशन हैं उनकी आप खरीद लीजिए, क्योंकि उनमें आपको 1000, 2000, 3000, 4000 प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे ही 3-4 आप प्रश्न का अध्ययन करेंगे तो आपको लग जाएगा कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो किस प्रकार से होता है, यानी एग्ज़ाम में प्रश्न है वो किस लेवल से पूछे जाते हैं, किस हिसाब से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स में से कैसे प्रश्न बनता है। क्योंकि पीछे 5-10 साल के जो पेपर हैं वो उनमें सब शामिल होते हैं और उनके अनुसार है आप वो अच्छी तैयारी कर पाओगे। बिल्कुल। तो ये तो थी अपने टेस्ट सीरीज से संबंधित चर्चाएं, और इसी के साथ में सर ने साइकोलॉजी के बारे में भी बताया
कि साइकोलॉजी के संबंध में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों काफ़ी विद्यार्थी हैं वो नोट्स के चक्कर में पढ़ते हैं कि ये नोट्स पढ़ लें, वो नोट्स पढ़ लें। दोस्तों आपको यदि नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो नोट्स पढ़िए, और मेरी सलाह तो यह है कि कोई ऑथेंटिक बुक आप ले लीजिए मार्केट में, और जो निजी प्रकाशन हैं उनके भी जो टेस्ट सीरीज है वो मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो उन बुक्स को भी आप पढ़िए। इसी के साथ में संस्कृत के बारे में और एसएस के बारे में, साइंस के विद्यार्थी है उनके साइंस से रिलेटिव इंग्लिश के बारे में, वो ये इनके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा अगले वीडियो में। और भी कुछ आप सलाह देना चाहोगे तैयारी से संबंधित तो विक्रम जी, कि कैसे तैयारी करें, क्या है? देखिए सर, कि तैयारी करने में क्या है कि अक्सर अभ्यर्थी ये करते हैं कि 10 दिन कंटिन्यू पढ़ लिए, फिर छोड़ देते हैं, कोई काम में लग जाते हैं, और फिर से जो उनका 10 दिन का पढ़ा पढ़ाया जो भी ज्ञान होता है वो भी चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको कंटिन्यूस तैयारी करनी है। और आपने एक बार ये तय कर लिया कि मुझे रेगुलर बेस पे 5 घंटे पढ़ाई करनी है, तो 5 घंटे डेली करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब तैयारी करनी तो करनी है, ऐसा नहीं कि बीच में आपने छोड़ दी। क्योंकि यदि आप पढ़ाई में निरंतरता नहीं रखेंगे, तारतम्यता नहीं रखेंगे, तो आपकी ये पढ़ाई कोई काम नहीं आएगी। आपका दिया हुआ समय, आपकी मेहनत सब व्यर्थ चली जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यू पढ़ाई करिए, और सिर्फ पढ़ाई करिए, स्वाध्याय करिए, सेल्फ स्टडी करिए, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यही सबसे बड़ी मेरी कहना है, आपको सबसे बड़ा ज्ञान है। और एक सबसे बड़ा प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं और गरीब परिवार से हैं, सर हमारा चयन होगा कि नहीं होगा। और दिमाग में मेरे दिमाग में भी यही प्रश्न था जब मैं तैयारी कर रहा था कि शहरी क्षेत्र के या फिर जहाँ कोचिंग की सुविधा ज़्यादा है वहाँ के बच्चे हैं वो निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। हमारा संबंध भी दोस्तों, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हमने भी ग्रामीण क्षेत्र में रह कर के तैयारी की है, किस प्रकार से तैयारी की है। और ये प्रश्न वाजिब है आपके दिमाग में भी उठेगा और हमारे दिमाग में भी उठा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं हम, और हमें तो अच्छी सुविधा भी नहीं मिल रही है, कि अच्छा रूम भी नहीं मिल रहा है, बाहर जाने के लिए भी अच्छी सुविधा नहीं है, और कुछ विद्यार्थी बाहर बैठे हैं, अच्छी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे उनके पास में रूम है। तो ये सारी बातें क्या अपने तैयारी में बाध्य होगी या नहीं होगी, इन पर पहले विक्रम जी से चर्चा करेंगे, और उसके बाद में मैं मेरा अनुभव आपके साथ में साझा करूंगा। ये सही सवाल उठाया सर ने। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एसी रूम में बैठ करके कोई यदि पढ़ता है तो वो ज़्यादा पढ़ लेगा, उसको ज़्यादा याद हो जाएगा, और कोई नीम की छाँव में नीचे बैठ कर पढ़ रहा है तो उसको कम याद होगा। ये निर्भर करता है आपकी मेहनत पर। यदि आप नीम की छाँव के नीचे बैठ कर भी पढ़ाई करते हैं और कोई एसी में बैठ कर पढ़ाई करता है, तो दोनों का जो ज्ञान होगा वो एक जैसा ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही बात कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम ग्रामीण परिस्थिति से हैं। देखिए कि हमारे साथ में हम 5 जने थे जब हमने 10वीं की साथ में, 12वीं की साथ में, और हमारे साथ में एसटीसी में नंबर आया था, और हमने साथ में एग्ज़ाम दिया था और हमारा नंबर आया। तो उनमें से 4 जने सरकारी विद्यालय में ही 12वीं तक पढ़े थे, और सरकारी विद्यालय में पढ़ने के बाद उनका नंबर आया और तैयारी भी की, और उसके बाद में निकल गए और सिलेक्शन भी हो गया। और ये जो अपने आज अभी विभिन्न स्कूलों में कार्यरत है, और ये सब ग्रामीण परिक्षेत्र से ही थे, ग्रामीण क्षेत्रों से ही थे। कोचिंग की थी, आधों ने की थी, आधों ने नहीं की थी, सेल्फ स्टडी की थी। और उनके घर पे कोई ऐसा नहीं था एसी लगी हुई थी या वो लगे हुए थे कि ऐसा कार आती थी छोड़ने के लिए, कार जाती थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। न बाइक थी, न साइकिल थी, कुछ नहीं, पैदल जाते पैदल आते। और वही ग्रामीण स्थितियों में आप सब वाकिफ़ होंगे कैसी स्थितियाँ होती है, पैसों के मामले में आर्थिक स्थिति भी कैसी होती है। सब गरीब होते हैं, देखो कोई पैसे वाले नहीं होते। हम भी गरीब थे, कोई पैसे वाले नहीं, आज भी गरीब है। क्या है, टीचर बने, बस यही है, और हम अपना गुजारा कर लेते हैं। कोई हमारे पास BMW नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम अपना गुजारा कर लेते हैं। और बस ये है कि भाई अपना जीवन व्यवस्थित गुजार लेंगे। और एक ग्रामीण अंचल का जो बालक होता है वो उसकी आम यही बात होती है कि भाई छोटी मोटी नौकरी लग जाए और अच्छे से हम खेती भी कर लें और ये भी कर लें, तो वही बात है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शहरों के अंदर आपको अच्छा कमरा नहीं मिला और अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, हाई फाई इंग्लिश पे स्कूलों में नहीं पढ़े, हमारा तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। नहीं, अभी जो ये 3 महीने आप पढ़ाई करोगे, चाहे नीम के छाँव के नीचे बैठकर आप पढ़ाई कर लो और चाहे एसी रूम में पढ़ाई कर लो, यदि आपने कर ली इन 3 महीनों में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो। धन्यवाद। देखिए, जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो सफलता में कहीं बाधा नहीं होती है। यदि आपने ठान लिया है पॉजिटिव रूप से, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सर ने बताया कि आप भले एक विद्यार्थी वो ऐसे रूम में बैठा पढ़ रहा है और एक विद्यार्थी वो नीम की छाँव में या फिर किसी अन्य छाँव में बैठा हुआ पढ़ रहा है, तो जो अच्छी तैयारी कर रहा है योजनाबद्ध तरीके से, वो विद्यार्थी हमेशा आगे निकलता है।
ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। आप ये रेगिस्तानी क्षेत्र ही ले लीजिए, जैसे कि बाड़मेर है, जैसलमेर है, जालौर है। तो मेरिट पिछले जितने भी अपने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो वेटेज कह सकते हैं मोटे तौर से ये बाड़मेर के विद्यार्थी हैं वो सबसे आगे पढ़ते हैं। इन विद्यार्थियों के पास में जो भौतिक स्थिति देख सकते हैं कि न तो यहाँ पे ज़्यादा फसल होती है, न बारिश होती है, धूप के अलावा पीने के लिए पानी भी नहीं है, मीठा पानी भी नहीं है, लेकिन हर मेरिट में, हर परीक्षा में आगे रहते हैं। तो इनके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि ये विद्यार्थी अपने पारिवारिक परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अपने जो घर परिवार की स्थिति है उनको सुधारना चाहते हैं, जो सिस्टम है उनमें परिवर्तन करवाना चाहते हैं। इसलिए जो बाड़मेर के विद्यार्थी हैं जो हर एग्ज़ाम में और रीट में तो विशेष करके अपन कह सकते हैं, रीट में कल परसों 2-3 दिन पहले पीटीटी का भी रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें उसी में भी अपने प्रथम स्थान है वो बाड़मेर के विद्यार्थी हैं। तो दूसरी जिलों के विद्यार्थी भी कहते हैं कि यार ये बाड़मेर वाले ऐसे आगे कैसे बढ़ गए, या तो इनके नकल होती है या पर ये होती है, ऐसे तर्कबाजी भी करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे कुछ भी नहीं है। यहाँ के विद्यार्थी जो बाड़मेर के विद्यार्थी हैं वो अच्छी मेहनत करते हैं, परिस्थितियों से जूझे हुए हैं, न इनके पास में ऐसी है नीम की छाँव में, जैसे भी जहाँ भी जगह मिली खेत में खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बैठ करके इन्होंने पढ़ाई की है, कर रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो संघर्षशील परिवार से होते हैं वो ज़रूर आगे बढ़ते हैं। आप भी यदि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर एक ना एक दिन आपकी जो मेहनत है वो आपको सफलता ज़रूर प्रदान करवाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में मैंने तो कोचिंग नहीं की, मेरे साथ में विक्रम जी बैठे, इन्होंने भी नहीं कोचिंग नहीं की, मैंने तो कोचिंग की थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं कोचिंग में से कितना आया। हालांकि फ़ायदा होता है, लेकिन वर्तमान में तो सभी की स्थिति यही हो रखी है कि कोचिंग बंद है ऑफलाइन। अब विद्यार्थियों ने क्या किया, ऑनलाइन कोचिंग ले ली। ऑनलाइन कोचिंग में दोस्तों एक और सलाह देना चाहूँगा, मेरे साथ में 1-2 और विद्यार्थी थे जो तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो चालू करके सुबह से लगाकर शाम तक देख रहे हैं मोबाइल में, और साथ साथ में 9-10 तो उन्होंने बुकें हैं वो भर दी है लिख करके। अब दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद में नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाने के बाद में वापस उसी नोट्स को पढ़ोगे या फिर ऑथेंटिक बुक को पढ़ोगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। 7-8 बुकें और भर दी अलग से, और 7-8 और बुकें ऑथेंटिक ला करके रख दी। अब इनमें से सही कौन सी है, कितना क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ेंगे, ये सारी समझ से बाहर बातें हैं। तैयारी से रिलेटेड मैंने भी एक वीडियो डाल रखा है, पहले रीट की तैयारी कैसे करें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उन्हें भी देखिए। कैसे मैंने एक अच्छी योजना के बारे में बताया है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, उसके बारे में चर्चा की है। आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो गया है। आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपके जो प्रश्न हैं उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे वाले वीडियो में भी जो विज्ञान के न्यू सेलेक्टेड लोग हैं उनको भी शामिल करेंगे, और अन्य अपने सेकंड लेवल के और भी बहुत सारे लोग हैं उनको हम इस स्टेज पर लाएंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे। आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जो विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र तक बैठे हैं उन तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अनुभव जो देखिए दोस्तों, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं और उस जिस राह पर आप जा रहे हैं उस राह पर यदि कोई आगे व्यक्ति गुजरा हुआ है, उससे यदि आप पूछोगे तो वो उसकी बातें हैं वो आपको सही लगेगी, और उसके जितना अनुभव है उतना अनुभव किसी के पास नहीं होता। क्योंकि जिस रास्ते आप जा रहे हो और उस रास्ते पे यदि कोई व्यक्ति आगे गया हुआ है और उससे आप पूछो कि रास्ता आगे कितना खाई है, कांटे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो फिर वो जानकारी वो अच्छे तरीके से दे सकता है। लेकिन आप एक जगह बैठे हुए आदमी से आप पूछोगे कि यार ये इस रास्ते पे जाना है और आगे क्या है क्या नहीं है, तो वो तो यही कहेगा कि रास्ता सही है। जैसे कि कोचिंग वाले भी यही कहते हैं कि आप अनुभव साझा करते हैं। हालांकि गुरुजी वहाँ बहुत ही अनुभवी होते हैं, बहुत ही अच्छा ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन हम दोनों लोग हैं जो कि रेट से चयनित है। मैं 16 वाली भर्ती से हूँ और विक्रम जी है जो कि 18 वाली भर्ती से हैं।
तो इन्होंने भी अपना जो अनुभव है वो साझा किया है। हम दोनों ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किस प्रकार से हमने आर्थिक परिस्थितियां कह सकते हैं, पारिवारिक परिस्थितियां कह सकते हैं, पढ़ाई से लगा करके तैयारी तक कोचिंग की थी, तो भी हमने किस प्रकार से आर्थिक समस्याओं का समाधान या फिर जो समस्याओं का सामना है वो किया था। ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यार्थी हैं जो कि इस समस्याओं से रूबरू होते हैं और उनमें जीत भी अर्जित करते हैं। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा।